फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम एमसीक्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री की, जो हम क्लास 6 की कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं भारत में उपमहाद्वीपों में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारत में जो उपमहाद्वीपों पर बहुत सारे आरंभिक नगर खोजे गए थे, लेकिन सबसे पहले जो खोजा गया नगर है वो कौन सा नगर है? तो वो हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। हड़प्पा नगर को सबसे पहले खोजा गया था। मोहनजोदड़ो, लोथल और ये हड़प्पा, ये सभी हमारा क्या है? धौलावीर, ये सभी खोजा गया था, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, हम कुछ बातें कर लेते हैं। हड़प्पा पुरास्थलों की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो इतिहासकार होते हैं, जो पहले की चीज़ों को ढूंढते हैं। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों, जो इमारतों और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए जो भी बाद में मिली हैं उन सभी को, इमारतों को और चीज़ों को क्या है? हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है वो सब किस स्थान पे है? तो ये पाकिस्तान और पंजाब में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान और पंजाब में है। ठीक है, पाकिस्तान और पंजाब में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ये हम पहले हिस्ट्री की क्लासेस में मैं आप लोगों को बताई भी होंगी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ के देखते हैं। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था? कथन में से कौन सा सही नहीं है? सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्व हिस्सा बड़ा लेकिन निचला इलाके में बना है। तो ऊपर नीचे तो है ही, हमें पता है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ये भी हमारा सही है। आगे क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इनके दोनों हिस्सों को 4 दीवारियों कच्ची ईंटों की बनाई गई है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो कथन ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों की बनी है, कच्ची ईंटों की नहीं, पक्की ईंटों की बनी है। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी इनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवारों की मजबूती रखने के लिए विशेष प्रकार की इनकी चिनाई की जाती थी। ठीक है, पक्की ईंटों से बनी हुई है, कच्ची ईंटों से नहीं बनी। अगर आप लोग लाल किला वगैरह भी देखो तो वो भी पक्की ईंटों से बनी है, जो अभी तक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानघर कहा गया। इस स्नानघर की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, सही है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। तो हाँ, ये चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जैसे अभी हम लोग वाटर प्रूफिंग वगैरह करते हैं ना पानी को रोकने के लिए, तो उस टाइम क्या है? चारकोल की क्या करते थे? चढ़ाई की जाती थी उस जमाने में। अब तो बहुत सारे वाटर प्रूफिंग, रेनफॉल, पिडिलाइट, इन सब की केमिकल आ चुके हैं, तो इनसे हम वाटरफॉल को रोक सकते हैं। बट पहले चारकोल से ही परत की चढ़ाई की जाती थी। क्वेश्चन ऑप्शन सी देखते हैं। इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बने थे। तो हाँ फ्रेंड्स, इनके चारों ओर क्या थे? ऐसे 2 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और इनके चारों तरफ क्या थे? कमरे बनाए गए थे और बीच में स्नानघर था। ठीक है, तो ये भी बात हमारी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है इनमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि इस स्नानघर में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर ही स्नान किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता से जो भी नगरों में संदर्भ में जो सभ्यता मिली है, तो पहला हमारा क्या है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से क्या हमें अग्निकुंड मिला है। तो आगे हम देखते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। भंडारगृह मिले। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े भंडारघर भी मिले और कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, देख लीजिए दोनों सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडागार मिले, जो कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन से स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से हड़प्पा नगर हमें मिले हैं। तो सिंधु पाकिस्तान से मिला है। ठीक है, राजस्थान से मिला है, और कहाँ से मिला है, पंजाब से मिला है। पंजाब नहीं, हरियाणा भारत। सॉरी फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से मिला है। तो ये हमारा मिला है, गुजरात से मिला है, सिंधु से मिला है, राजस्थान से ही मिला है, हरियाणा से ही मिला है, पाकिस्तान से मिला है ना, सभी जगह से मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिला है। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले आदि मिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हमारा क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया। योजनाबद्ध, अभी देखोगे आपको नाली वगैरह, अभी आप लोग एरिया में देखो तो खुला नाली होगा, इसके ऊपर कुछ भी ढका नहीं रहता है। लेकिन पहले के ज़माने में इनको क्या है, नालियों को ढक के अच्छी तरीके से बनाया जाता था उस जमाने में। अभी देखो तो कुछ नहीं। इन नगरों में एक ऐसी विशेषताएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें क्या है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। तो हाँ, सही है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि उनकी सफाई आसान हो। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, परंतु कथन सी गलत है, क्योंकि इनमें से कई नगरों को नाले से ढक दिए जाते, तो जो मैंने आप लोग को बताया है, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। ठीक है, अक्सर घरों की नालियों की सड़कों की नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। यहाँ के घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। एक बीच में आंगन रहता था, चारों ओर कमरे। अभी भी अगर आप लोग गांव जाओ, अगर बिहार साइड के होगे, तो बीच में आप लोगों को आंगन मिलेगा और चारों तरफ क्या है, घर रहते हैं। अब तो काफ़ी लोग अलग तरीके से बना लेते हैं, बट पहले के ज़माने के घर अगर आप लोग देखें तो बीच में आंगन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमारा क्या कहता है।
हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता है। सेकंड क्या कहता है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। थर्ड क्या कहता है, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हमारा सही है। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरे में रहते थे और शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना से जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भोज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। आगे देखते हैं, नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक नहरों पर तो लिखित ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखित थे। शिल्पकार जो है स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, मनकों के निर्माण में कर्णनीलीय पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। बाट को बनाने के लिए सामान्य चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था और मनकों के निर्माण के लिए कर्णनीय पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिर्फ बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हमारा सही होगा। बाटकों को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, तो क्या प्रयोग किया जाता था ये हम व्याख्या में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है परंतु 1 गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्य चाट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बलुआ पत्थर का नहीं, चाट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ना कि चूना पत्थर का। ठीक है, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए किया जाता था। मनकों के निर्माण में कर्णनीलीय पत्थर का प्रयोग हुआ। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। तो मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है, सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सेकंड क्या कहता है, तांबे और कांसे के केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो ये गलत है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्या कहते हैं, मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। क्या मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, फर्स्ट और थर्ड सही होगा। मैंने आपको पहले बोला है कि सेकंड गलत है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन बी सही है। व्याख्या हम देख लेते हैं आगे। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं बनाई गई थी। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। आप लोग पैसे वगैरह पे भी देखोगे तो जानवरों के, भगवान के चित्र मिला करते थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षित लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना और मोहरे पर पच्चीकारी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमारा क्या कहता है, सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले? सूती कपड़े के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 देखते हैं।
कथन ये क्या कहता है, हड़प्पा के नगरों में सूती कताई का काम होता था। हाँ, होता था। ऑप्शन नंबर 8 जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मोहनजोदड़ो में होता था सूती कताई का काम। ऑप्शन नंबर 2 मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही, दोनों सही है, परंतु एक ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है, ए सही से स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में 7,000 वर्ष पहले कपास की खेती होती थी, ठीक है, जो रुई होता है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे के वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फियोन्स से बनी तकलियां सूत कताई का भी संकेत देती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, 14 हमारा क्या कहता है, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। किस रंग का उपयोग किया जाता था, लाल, हरा, पांडु या नीला। तो यहाँ पे उपयोग किया जाता था लाल। कौन सा, लाल, ए, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 हमारा क्या कहता है, 15 कहता है हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फियोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट क्या कहता है, इस काल में फियोन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख यहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, या वही फियोन्स में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों सही है। क्या है, दोनों हमारा ऑप्शन सही है। कैसे, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। शंख आपको पता है प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। फियोन्स की कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे, और इस फियोन्स में मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते। व्याख्या क्या कहता है, तो हड़प्पा काल में फियोन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, और पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, लेकिन फियोन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों से चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत पर रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कृषक और चारवाहे गांव में रहते थे। बी क्या कहते हैं, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सी क्या कहता है, खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। और क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए प्राप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो हमारा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही नहीं है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषि और चारवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बनाए जाते थे, जो अभी भी आप लोगों को नॉर्मल देखने को काफ़ी जगह, मतलब हर जगह तो नहीं, मतलब फिर भी काफ़ी एरिया में तो देखने को मिल जाएगा। जब एकदम बिहार साइड, मतलब बिल्कुल ही गांव के साइड जाओ तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वर्षा से होती थी। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए प्रायतः जल वर्षा से प्राप्त होता था। अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीर जिस राज्य में स्थित है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। जो धौलावीर इस राज्य में है, वो कौन सा है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो ये है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का धौलावीर नगर गुजरात में कच्छ के इलाकों में खरीद बेच के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीर और राखीगढ़, इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में बटित था? तो ये था धौलावीर। कौन था? धौलावीर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। धौलावीर भारतीय उपमहाद्वीपों का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। धौलावीर क्या है? उपमहाद्वीपों का चौथा विशालतम है और भारत का सबसे बड़ा विशाल महानगर है। और यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों को 2 भागों में विभक्त थे। इन्हीं वही धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इनमें इनके हर एक हिस्सों में के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा का जो लोथल है वो कहाँ से प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था गुजरात। कहाँ था? गुजरात। कहाँ था? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माला आसानी से मिल जाता है। यह पत्थरों, शंकों और धातु से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? लोथल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोथल नगर के निम्नलिखित में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए क्या कहता है? ये गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। बी क्या कहता है? यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम है। तो ये गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक उपनदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ना कि क्या है, माही नदी के किनारे स्थित है के तट पर स्थित है। कि माही नदी के किनारे यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इन तालाबों से जहाज़ों पर माल चढ़ाना उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। यह पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे, मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट क्या कहता है? मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या धौलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। सेकंड क्या कहता है? शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि मोहर का प्रयोग सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। यह एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन मोहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों व थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो उन जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर नीली मिट्टी पोतकर उन मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अतः कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हमारा सही है। ठीक है, लगभग 29,000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखक, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो ने सड़कों पर
कचरे के ढेर लगने लगे, कच्चे माल का आयात कम हो गया, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह हड़प्पा के पतन का काल था। इसके कारणों से विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए। इनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विकास और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, 3 कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों से के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का अवसर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इनके लगभग 1400 वर्ष के बाद लगभग 2500 वर्ष के नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई, MCQ अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।